आज पूरी दुनिया में सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है और ये जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, कार्बन फुटप्रिंट्स छोड़े जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं हमारा जो प्लैनेट है उसको नुकसान तो पहुंचा रही हैं। और हम इंसानों के पास इस अर्थ के अलावा, इस दुनिया के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं रहने के लिए, तो लिहाजा ज़रूरी भी है। आज हर इंडस्ट्री में इस सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है, मांग हो रही है, लिहाजा फैशन की जो फील्ड है वो भी इससे अछूती नहीं है। यहां पर भी इस पर बात हो रही है और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। नाज़रीन आदाब, मैं हूं नदीम अहमद। आज हम बात करेंगे फैशन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डिजाइन पर, इन दोनों के रिश्ते पर। इन तमाम चीजों को समझने के लिए, इस रिश्ते को समझने के लिए, इस फील्ड को जानने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और साथ ही तमाम गहराई से पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटे से पैकेज के जरिए समझ लेते हैं कि फैशन टेक्नोलॉजी या फिर फैशन की फील्ड का सस्टेनेबल डिजाइन के साथ रिश्ता क्या है। हिंदुस्तान में फैशन इंडस्ट्री तेजी से तरक्की कर रही है। हिंदुस्तानी बाजार आज सिर्फ रिवायती लिबास तक महदूद नहीं रहा, बल्कि आलमी मार्केट में भी अपनी पहचान बना चुका है। बड़े बड़े फैशन वीक जैसे नए डिजाइनर्स को प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं और टैलेंट को दुनिया के सामने लाते हैं। करियर के एतबार से इस शोबे में बेशुमार मौके मौजूद हैं। फैशन डिजाइनर, फैशन स्टाइलिस्ट, टेक्सटाइल डिजाइनर्स, फैशन फोटोग्राफर, मर्चेंडाइजर और फैशन जर्नलिस्ट जैसे कई शोबे नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं। अगर किसी के अंदर तख्लीकी सलाहियत, रंगों की समझ और नए रुझानात को अपनाने का हुनर हो, तो ये मैदान उसके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। आजकल सस्टेनेबल डिजाइन यानी माहौल दोस्त फैशन का रुझान भी तेजी से बढ़ रहा है। ऑर्गेनिक कपड़ा, रिसाइकल मवाद और हैंडलूम मसनूआत को फरोग दिया जा रहा है ताकि माहौल को नुकसान कम से कम हो। ये न सिर्फ जमीन को महफूज बनाने की कोशिश है, बल्कि मकामी कारीगरों को रोजगार देने का भी एक मौसर जरिया है। मुख्तसर ये है कि हिंदुस्तान में फैशन इंडस्ट्री सिर्फ ग्लैमर तक महदूद नहीं, बल्कि ये तख्लीक, रोजगार और इको फ्रेंडली का एक मजबूत संगम बन चुकी है। अगर सही तरबियत और मेहनत के साथ इस मैदान में कदम रखा जाए तो कामयाबी के दरवाजे खुल सकते हैं। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आप इस फील्ड को कुछ हद तक समझ गए होंगे और फैशन टेक्नोलॉजी या फिर फैशन की फील्ड का सस्टेनेबल डिजाइन के साथ रिश्ता क्या है वो भी कुछ हद तक आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसे हम कहते हैं करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। करियर की बात एक्सपर्ट के साथ के तहत हमारे साथ इस फील्ड पर यानी कि फैशन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डिजाइन पर बात करने के लिए एक खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं दीपशिखा जी, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशन में फैकल्टी हैं। मैम, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए। सबसे पहले हम आपसे सस्टेनेबल डिज़ाइन और फैशन की फील्ड का रिश्ता समझना चाहेंगे, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री को लोग जानते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग को लोग जानते हैं, लेकिन जहां सस्टेनेबल डिज़ाइन की बात आती है तो मुझे लगता है ज़्यादा लोग उससे वाकिफ़ नहीं है। जी, आजकल सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है और सस्टेनेबल फैशन पे और कई तमाम इंडस्ट्रीज़ में भी इस पे बहुत चर्चा चल रही है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस के तहत एक पैक्ट जिस पर सारे देश काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। तो फैशन के फील्ड में जैसे कपड़ा है तो कपड़े की रीयूज़ 3 R's, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और पिछले साल भारत टेक्स भी ऑर्गेनाइज़ किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा प्रगति मैदान में, जिसमें बहुत सारे पूरे दुनिया के लोग शामिल हुए थे। तो उसमें उन्होंने पूरे प्रोसेस को दिखाया कि कैसे कपड़े को अगर कोई कपड़ा है उसको हम इट रीचेस द एंड ऑफ इट्स साइकिल, वो पूरा कपड़ा यूज़ हो चुका है, उसके बाद उसके कतरन बनाते हैं और उस कपड़े से दोबारा हम यान बनाकर उसे दोबारा, जैसे 5 टी-शर्ट्स हैं उनको हमने दोबारा कतरन में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसे दोबारा कोई बेडशीट बनाया। तो ये पूरा जो तरीका है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल का, इसको बहुत ज़्यादा
प्रचलन में लाया जा रहा है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक कॉटन, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। लेदर, ऑर्गेनिक लेदर एंड जैसे कॉर्न, मकई के रेसिड्यूज से, और टमाटर और पाइनएप्पल, इन सब के रेसिड्यूज से लेदर और कपड़े बनाए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और ये काम बहुत बड़े स्केल पर नहीं चल रहा। छोटे छोटे स्टूडियोज़ और बुटीक्स के तहत इन्हें अपने पर्सनल वेबसाइट्स के थ्रू ब्रांड्स सेल कर रहे हैं। अगर हम टोटल फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो उस पर अगर आप एक ऊपर से रोशनी डालना चाहें, फिर हम सस्टेनेबल डिज़ाइन पर आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि जो नाजरीन नहीं जानते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, वो भी पूरा आइडिया ले पाएंगे, पूरी तरह से समझ पाएंगे। जी, फैशन बेसिकली रोटी कपड़ा मकान, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट 3 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। तो रोटी कपड़ा मकान, तो कपड़ा जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो फैशन जब ये शब्द आता है तो कई लोगों का नज़रिया बहुत लोग घबरा जाते हैं इस शब्द से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम सारे लोग जो कपड़े पहनते हैं, अलग अलग वर्ग के लोग जो कपड़े पहनते हैं, फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास टू अपर क्लास, लोअर क्लास, लग्जरी सेगमेंट, हर सेगमेंट के लिए हमारे इंडस्ट्री के लोग कपड़ा बनाते हैं, जूते बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, एक्सेसरीज़ बनाते हैं। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत ही अहम इंडस्ट्री है और इसमें बहुत ज़्यादा करियर स्कोप है बच्चों के पढ़ने का, आगे बढ़ने का, अपने कंपनीज़ बनाने का, स्टार्टअप्स करने का, बुटीक्स एंड स्टूडियोज़ बनाने का। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर लाइफ और इस वजह से फ़ैशन इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जब हम बोलते हैं फैशन डिज़ाइनिंग और जब बोलते हैं फैशन टेक्नोलॉजी, क्या इसमें कोई फ़र्क है? जी, फ़ैशन डिज़ाइन में जो अगर आप निफ्ट देखें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की प्रीमियर फैशन इंस्टीट्यूशन है हमारे देश की, तो उसमें जो है फ़ैशन की पढ़ाई होती है। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स, दे मेक फैब्रिक्स ऑफ ऑल काइंड्स। टेक्सटाइल डिज़ाइन के लोग हर तरह का कपड़ा बनाते हैं। और निटवेयर डिज़ाइनर और फैशन डिज़ाइन के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो उस कपड़े से गारमेंट्स बनाते हैं। तो गारमेंट बनाना का जो प्रोसेस है, उसको, जो स्टिचिंग और टेलरिंग का प्रोसेस है, उसको फैशन डिज़ाइन कहते हैं। और कपड़ा बनाने का जो पूरा प्रोसेस है, उसको टेक्सटाइल डिज़ाइन कहते हैं। और जो जूते, बैग्स, एक्सेसरीज़, बेल्ट्स ये बनाते हैं, वो पूरे एक्सेसरी डिज़ाइन में आते हैं। अब ये सारी चीज़ें कोई छोटे से बुटीक में हो रही हों, स्टूडियो में हो रही हों, किसी फैक्ट्री में हो रही हों, तो उसमें मशीन्स यूज़ होती हैं। तो उसमें फ़ैशन टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो पूरी फैक्ट्री लेवल पे जो मैनेजमेंट है, HR, इन्वेंट्री, सप्लाई चेन, ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या मार्केटिंग बैकग्राउंड के लोग देखते हैं। तो पूरे प्रोसेस को फ़ैशन टेक्नोलॉजी के तहत जाना जाता है। अब आते हैं वापस से हम सस्टेनेबल डिज़ाइन के ऊपर। आपने समझाया कि सस्टेनेबल डिज़ाइन क्या होता है, आपने कुछ चीज़ें ही बताई कि किस तरह से ऑर्गेनिक कॉटन का इस्तेमाल होता है, या फिर टमाटर का जो पील है उससे लेदर बनाया जा रहा है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपने बताई। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितनी डिमांड बढ़ रही है इस फील्ड से जुड़े पेशेवरों की, और क्या क्या करियर के नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं, अगर हम स्पेशली सस्टेनेबल डिज़ाइन की बात करें। जी, सस्टेनेबल डिज़ाइन वैसे तो हर डिज़ाइन प्रोग्राम में, बीट बैचलर ऑफ डिज़ाइन, मास्टर ऑफ डिज़ाइन, PhD इन डिज़ाइन, तो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल, पोस्ट डॉक्टोरल लेवल पे इसकी पढ़ाई चल रही है। इंडिया में भी चल रही है और बाहर के देशों में भी चल रही है। तो इसमें हम अलग कोर्सेज कराते हैं और उसमें जो अब फैशन डिज़ाइन का है वो सस्टेनेबल चीज़ों से कपड़े बनाता है, जो टेक्सटाइल डिज़ाइन का है वो सस्टेनेबल चीज़ों से घरों को सजाता है, जो एक्सेसरी डिज़ाइन के हैं वो सस्टेनेबल चीज़ों से अपना पूरा प्रोडक्ट लाइन बनाते हैं। और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, उसमें एक बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का, कि यू डिज़ाइन फॉर लॉन्जिविटी, यू डोंट डिज़ाइन फॉर जल्दी ख़त्म होने के लिए आप प्रोडक्ट्स ना बनाएं, जल्दी ज़्यादा चलने के लिए आप प्रोडक्ट्स बनाएं। तो आप प्रोडक्ट्स को डिसअसेंबल करके, उनके प्रोडक्ट पार्ट को रिप्लेस करके आप उस प्रोडक्ट को ज़्यादा, जैसे आजकल फ़ोन की बैटरीज़ आ रही हैं, तो आप अगर वो इनबिल्ट बैटरीज़ हैं तो आप बैटरीज चेंज नहीं कर सकते। अगर बैटरी ख़राब हो गया तो आपको फ़ोन बदलना पड़ेगा। तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को ट्रेस करने के लिए एक पूरी सिस्टम है, डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट। जैसे किसी इंसान का पासपोर्ट होता है, वैसे हमारे प्रोडक्ट्स का भी अब पासपोर्ट आने लगा है। तो ये पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जो ये चलन है, जो ये ट्रेंड है सस्टेनेबल डिज़ाइन के तहत, वो मैंने फ़ैशन इंडस्ट्री में इनकॉर्पोरेट करने की सिफारिश की है। और मैंने कहा है कि फैक्ट्रीज़ के जो फैक्ट्री लेवल पे जो मैनेजमेंट होता है, उसमें
हर टेक्सटाइल एलिमेंट किस किस प्रोसेसेस के थ्रू जा रहा है, उसकी पूरी ट्रैकिंग हो, ट्रेसिंग हो, क्योंकि ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, रिपेयरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सस्टेनेबल डिज़ाइन का। तो वो जो प्रोडक्ट डिजिटल पासपोर्ट है वो ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का हो पर फैशन प्रोडक्ट्स का भी हो। ये बड़ी अलग तरह की बात आपने बताई कि प्रोडक्ट्स को या फैशन इंडस्ट्री में जो हमारे जो भी चीज़ें हैं, कपड़े हैं, उनको हम, आपने बताया जैसे चीज़ें रिपेयर हो जाती हैं, अलग अलग चीज़ों को मतलब डिसेंबल करके, अलग करके वापस से जोड़ने वाली बात आपने भी कही थी, उसके बारे में बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात लगी वो। जी, जैसे हमारा कपड़ा है, जैसे ये ब्लेज़र है, तो ये ब्लेज़र कॉटन का 100% कॉटन का बना हुआ है या वूल का बना हुआ है। तो जब ये दोबारा, तो इस प्रोडक्ट के सिमिलर जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे 5 ब्लेज़र, उन सारे ब्लेज़र्स को हम लेंगे और हम उसे ट्रैक करेंगे कि ये प्रोडक्ट, इसका वूल यहाँ से आया, इसका कॉटन यहाँ से आया। तो वो पूरी लाइफ साइकिल असेसमेंट होगी उसकी, उसे कहते हैं कि पूरा रॉ मटेरियल किस किस स्टेज पर क्रॉस किया, कहाँ कहाँ पहुँचा, फिर वो कैसे एक ब्लेज़र बना, वो एक कस्टमर के पास गया किसी शोरूम के द्वारा या किसी ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा, और फिर वो किसी कंज्यूमर के पास गया, कंज्यूमर ने उसे 10 साल पहना, 15 साल पहना, उसके बाद उसने उसे डिस्कार्ड कर दिया। तो सिमिलर मटेरियल्स को फिर कलेक्ट किया गया और फिर उसे उसका कतरन बनाकर उसे दोबारा रिसाइकल किया गया और रीयूज़ करके एक दोबारा प्रोडक्ट बनाया गया। अब ये जो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, लाइक जो रॉ मटेरियल है वो एक प्रोडक्ट बन रहा है, पूरा लाइफ साइकिल ख़त्म हो रहा है, फिर दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है और फिर वो तीसरा प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में हम उसे ट्रेस कर रहे हैं। तो ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, रिपेयरेबिलिटी की जो सुविधा है वो सस्टेनेबल फैशन हमें पहुंचाता है हमारे तक। सस्टेनेबल फैशन को स्लो फैशन भी कहा जाता है। स्लो फैशन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड। जैसे फास्ट फैशन इज़, जैसे मिंत्रा, अमेज़ॉन, ये फास्ट फैशन ब्रांड्स बहुत ज़्यादा सेल करते हैं जिसमें सस्ते कपड़े बहुत आसानी से उपलब्ध किए जाते हैं। पर स्लो फैशन का अर्थ है कि आप अपने कपड़े को ज़्यादा वक्त तक पहने। जैसे अगर ये ब्लेज़र मैंने 5 दिन पहना और इसे मैंने डिस्कार्ड कर दिया, पर यही ब्लेज़र अगर मैं 50 साल पहनूं, अपने अगली पीढ़ी को भी दूं, मेरी पीढ़ी अगली पीढ़ी को दे, तो वो स्लो फैशन के तहत उसे कहते हैं। तो जी, वो सस्टेनेबिलिटी का ही पार्ट है। काफ़ी हद तक हम सस्टेनेबिलिटी जो फैशन इंडस्ट्री में समझी जाती है, जिस तरह से उसका रिश्ता है, कुछ समझ गए हम कुछ हद तक। अब हम करियर पे बात करते हैं। कोई स्टूडेंट आना चाहता है फैशन की फील्ड में और आने के बाद ख़ास तौर से सस्टेनेबल फैशन पर फोकस करना चाहता है, तो क्या उसके लिए उसे कुछ अलग से कोर्स करना होगा या फिर उसी पढ़ाई में वो सारी चीज़ें उसे सिखाई जाएंगी, वो ट्रेनिंग दी जाएगी, या कुछ अलग कोर्सेज होते हैं? इस पर थोड़ी रोशनी डालें आप। जी, जो हमारे तमाम प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन और तमाम कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में, सरकारी कॉलेजेस में जो पढ़ाई होती है, उसी में सस्टेनेबल डिज़ाइन हर किसी स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। बी इट फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, नेटवेयर डिज़ाइन। तो उन्हें कोई अलग फैशन एंड सस्टेनेबल डिज़ाइन का कोर्स नहीं करना है, उसे उसी इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेना है, वही कोर्स करना है। पर बहुत सारे बच्चे जो हमारे हैं वो सस्टेनेबल डिज़ाइन के ही बुटीक्स बनाते हैं, और वो सिर्फ सस्टेनेबल डिज़ाइन के बुटीक्स नहीं बनाते हैं, वो फोक आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ इंडिया को भी प्रमोट करने के लिए जो हमारी ट्रेडिशनल तरीके हैं, जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसको ले जाकर इंटरनेशनल फोरम्स पे, एग्जिबिशंस पे शो एग्जिबिट करते हैं, और इससे हमारे देश का बहुत नाम होता है। अगर कोई स्टूडेंट या कोई जो प्रोफेशनल है उसने कोर्स कर लिया, अब वो इसी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, सस्टेनेबल डिज़ाइन की फील्ड में आगे जाना चाहता है, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? एंटरप्रेन्योर बन सकता है वो, या फिर जॉब के ऑप्शंस आएंगे तो कहाँ पर हैं? गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन होते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कहाँ का अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास होती हैं, या फिर अब्रॉड जाने के ऑप्शंस खुलते हैं? क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उसके सामने खुलती हैं? ये सारी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ जो आपने कहा वो सारी अवेलेबल होती हैं बच्चों के पास। वो एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, वो छोटा सा स्टूडियो, बुटीक खोल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पास में देखेंगे शाहपुर जाट में, निफ्ट दिल्ली के बहुत सारे बच्चों के बुटीक्स और स्टूडियोज़ हैं। तो उनके स्पेसिफिक, जैसे मेरा एक बच्चा है जामिया मिलिया इस्लामिया का, उसने अपनी स्टूडियो खोली है ओखला में, ज़रपोश नाम से। तो वो सस्टेनेबल डिज़ाइन की भी एक लाइन है उसमें, और उसमें जो नॉर्मल ब्राइडल कलेक्शन है वो भी है। तो ये बच्चों के पास तमाम ऑप्शंस, फ़ॉरेन जाकर दूसरी डिग्री, हायर डिग्रीज़ करने के ऑप्शन, विद इन इंडिया डॉक्टोरल रिसर्च, पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च करने के ऑप्शंस। जो कंपनीज़ हैं उनमें वो जैसे वेल्सपन, बॉम्बे डाइंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये तमाम अर्विंद मिल्स, ये तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उसमें जाकर जॉब्स कर सकते हैं। और इन सब में सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। तो वो कई टीम्स बनती हैं,
कई शुरुआत में जब आप जाते हैं तो आप ट्रेनी लेवल पे होते हैं, इंटर्न लेवल पे होते हैं, तो कई टीम्स बनती हैं, उन टीम्स का वो हिस्सा बन सकते हैं एज दे ग्रो अप फर्दर इन देयर करियर। जैसे 1 साल की ट्रेनिंग हो गई, 2 साल की ट्रेनिंग हो गई, तो वो वेरियस टीम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एक्टिविटीज सच एज सस्टेनेबिलिटी, वो उसके मेंबर बन सकते हैं। जॉब के क्या ऑप्शंस? गवर्नमेंट जॉब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, तो तमाम अपॉर्चुनिटीज़, आप मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के करियर्स वेब पेज पे अगर आप जाएंगे तो जैसे निफ्ट की ही बहुत सारी यंग प्रोफेशनल करके एक कैटेगरी है जिस पे बहुत ज़्यादा 100,000 लोग यंग प्रोफेशनल, बीट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, बीट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, बीट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इसमें लोग अपनी तालीम कंप्लीट करने के बाद वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड यंग प्रोफेशनल एक बहुत ही एक्टिव कैटेगरी है, वो तमाम डिपार्टमेंट्स का ध्यान रखती है। उसके अलावा देयर इज़ हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये सारे जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर, इसमें बहुत सारी एग्जीबिशंस, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, परमानेंट जॉब वैकेंसीज, ये सारी अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। आप डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो NIFT के डिपार्टमेंट्स के बारे में आप बात कर रहे थे कुछ देर पहले, उन डिपार्टमेंट्स के बारे में भी बताइए, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। और साथ ही आपसे ये भी सवाल कि जब कोई नौजवान इस फील्ड में आ रहा है तो इदारा यानी कि इंस्टीट्यूट कितना अहम हो जाता है? जी, अगर आप में पैशन है तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट का टैग बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बस ये एक अंतर है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस में फ़ीस बहुत अधिक है और कुछ इंस्टीट्यूशंस में फ़ीस कम है। तो कई बार इंस्टीट्यूशन का चयन करने में फ़ीस किसकी कहाँ कितनी ज़्यादा है और किसकी प्लेसमेंट कैसी है वो ज़रूर ध्यान में आता है। पर उसके अलावा इफ़ यू हैव पैशन, तो I don't think anything is going to stop you. So you should be very passionate and sincere and hardworking, and you will reach wherever you want to reach in life. That is number one. और निफ्ट के जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, एक तो फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट जो सबसे ज़्यादा जो टॉप रैंकर्स हैं वो उस डिपार्टमेंट में जाते हैं। फिर टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, निटवेयर डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, एक्सेसरी डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, फैशन टेक्नोलॉजी और फैशन कम्युनिकेशन। इसके अलावा मास्टर्स में मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट के भी प्रोग्राम्स हैं और डॉक्टोरल रिसर्च प्रोग्राम्स हैं। तो करीब 8 से 10 डिपार्टमेंट्स हैं निफ्ट में ऑल टुगेदर। इसके अलावा नेशनल, सो निफ्ट इज़ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन इज़ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी वो तमाम प्रोडक्ट डिज़ाइन, ऑटोमोबाइल डिज़ाइन भी पढ़ाते हैं, पर एपरल एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन की भी अलग से डिपार्टमेंट है। कौन कौन से कोर्सेज होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, या PhD को करना चाहता है, या फिर तैयारी कैसे करनी होगी उसके लिए, 12th के बाद कैसे वो तैयारी कर सकता है? अगर कोई स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहता है तो वो कैसे तैयारी कर सकता है? कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल होते हैं? कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे मुल्क में जो कि इस फील्ड में तालीम दे रहे हैं? और ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर या फिर PhD लेवल पर किस किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं? जी, सो 10th और 12th के बीच में जो 2 साल है उसमें बच्चे इसकी तैयारी कर सकते हैं। उन्हें अपनी ड्राइंग, स्केचिंग, इन सारे स्किल्स पे तैयारी करनी पड़ेगी। और तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, पहल डिज़ाइन, BRDS, AFD अकेडमी ऑफ फैशन डिज़ाइन, जिससे आप करस्पॉन्डेंट कोर्सेज मंगवा सकते हैं और ख़ुद से तैयारी कर सकते हैं, या उनके शॉर्ट टर्म वीकेंड क्लासेस होते हैं, आप वो अटेंड कर सकते हैं। इसमें भी आपको चयन करना पड़ेगा कि उनके कुछ कोर्सेज़ थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और कुछ कोर्सेज़ काफ़ी नॉमिनल फ़ीस के होते हैं। जैसे मैंने खुद से जब तैयारी की थी तो मैंने सिर्फ करस्पॉन्डेंस मटीरियल मंगवाया था और सारी तैयारी खुद से की थी। तो और इसके अलावा वो अगर किसी स्टूडेंट पोर्टल पे, जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे ग्रुप्स होते हैं जो तैयारी करवाया करते हैं, तो अगर वो अपने सीनियर्स जो एलुमनाई जो हैं तमाम निफ्ट और NID के, वो उन स्टूडेंट ग्रुप्स पे अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो उनको गाइडलाइंस और डायरेक्शंस मिल जाएंगी कि किस तरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है। सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के पेपर्स पब्लिक होते हैं जवाबों के साथ, तो बच्चे वो देख सकते हैं कि पिछले सालों में कैसे सवाल पूछे गए हैं। तो इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। 2 साल तो लग सकता है और अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए, ड्राइंग स्किल्स, मटेरियल स्किल्स, क्योंकि 2 राउंड होता है। एक तो जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MCQs के द्वारा, और उसके अलावा स्केचिंग स्किल्स होते हैं, और फिर सेकंड राउंड में उनको कुछ मटेरियल्स दिए जाते हैं जिससे उन्हें कुछ मॉडल्स बनाने पड़ते हैं, 3D मॉडल्स बनाने पड़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे उनको ध्यान रखना पड़ता है। कहीं कहीं पर पोर्टफोलियो राउंड और इंटरव्यू भी होता है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में, तो उनको उसकी भी तैयारी अलग से करनी पड़ेगी। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे देर आर एग्ज़ाम्स लाइक निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम, NID के एंट्रेंस एग्ज़ाम, तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग फॉर्म भरे जाते हैं। उसके अलावा देर इज़ अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर डिज़ाइन UCED, विच इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू वेरियस IITs ऑफ द कंट्री, जिसमें इसकी पार्शली तालीम दी जाती है। तो ये सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बच्चे कर सकते हैं। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे निफ्ट और NID में ही दोबारा उनके अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। उसके अलावा कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर डिज़ाइन CED के द्वारा पोस्ट
ग्रेजुएट कोर्सेज में तमाम IITs और NITs और IIITs में एडमिशन होता है, जिसमें रिस्पेक्टिव कोर्सेज में बच्चे तालीम ले सकते हैं। जब आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एनरोल करते हैं तो फर्स्ट ईयर फाउंडेशन होता है, उसमें आपको स्केचिंग, कंप्यूटर, CAD स्किल्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर के तहत आप जो डिज़ाइन बनाए आपके बहुत सारी स्किल बेस्ड कोर्सेज होती हैं जिसमें आपको स्किल्स सिखाए जाते हैं। और फिर सेकेंड थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स होती हैं, इंडस्ट्री एक्सपोजर होता है और क्राफ्ट विजिट्स होते हैं। आपको छोटे छोटे गाँव में ले जाकर वहाँ पर जो भी सिलाई कढ़ाई या जो भी फोक आर्ट एंड क्राफ्ट होते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन, फोटोग्राफी सिखाई जाती है, स्टाइलिंग सिखाई जाती है। क्रिएटिविटी बेस्ड कोर्सेज फिर सेकेंड थर्ड ईयर में होते हैं। और फिर फाइनल सेमेस्टर जो 8th सेमेस्टर होता है उसमें एक 4 महीने की इंटर्नशिप होती है जो बच्चों को स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट करना पड़ता है, जिसके बाद उनको उनकी डिग्री मिल जाती है। कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं जिनके ज़रिए कोई अगर नॉर्मल ग्रेजुएट है या फिर किसी और फील्ड से है वो इस फील्ड में आ सकता है? जी, तमाम सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो निफ्ट में भी होते हैं, और आप अगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, आपको हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना चाहिए ताकि आप कहीं किसी स्कैम या स्पैम में ना फंस जाएं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ढेर सारी सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, जामिया में भी कई सारी फैशन की कोर्सेज हैं जो सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करती हैं। तो दे आर शॉर्ट टर्म कोर्सेज फॉर 6 months, फॉर 1 year, डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज जो बहुत हेल्पफुल होती हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से हमारे मुल्क में इदारे हैं जो कि इस पर तालीम दे रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। प्रोफाइल्स के बारे में हमने बात कर ली। अब एक अहम सवाल कि कितना पैकेज या फिर किस तरह की सैलरीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स इस फील्ड में शुरुआत में, और बाद में काबिलियत के हिसाब से कहाँ तक जा सकते हैं? Salaries genuinely depend on the skill set that you provide ऑन द बेसिस ऑफ योर पोर्टफोलियो। आप जितने स्किल्ड होंगे, जितने टैलेंटेड होंगे, जैसे ज़्यादातर लोग अपनी बुटीक्स तुरंत फंडिंग इकट्ठा कर लेते हैं और अपनी बुटीक्स और क्लाइंट्स, तो हमारे जो बच्चे हैं जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में इनरोल्ड होते हैं तो दे आर नॉट जॉब सीकर्स, दे आर जॉब प्रोवाइडर्स। क्योंकि अब ज़्यादातर बच्चे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं तो वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही अपनी कमाई कर रहे हैं। और एंड जब आप किसी प्लेसमेंट पे बैठते हैं किसी कंपनी के लिए तो आपकी पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आप जितने भी स्किल्ड होंगे, जितने टैलेंटेड होंगे, जितने पैशनेट होंगे अपने काम को लेकर, अपने इंटरव्यू में जब आपका इंडिविजुअल इंटरव्यू होगा, 1-on-1 इंटरव्यू, आप जितने पैशनेट होंगे उस हिसाब से आपको पैकेज मिलेगी। एंड देयर इज़ नो लिमिट टू द टाइप ऑफ पैकेजेस यू कैन गेट वंस यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोग्राम। आपने एक अच्छा वक्त इस फील्ड में गुजारा है, आपने अलग अलग इदारों से पढ़ाई की है और अभी आप पढ़ा रही हैं, इस फील्ड को गहराई से आप समझती हैं। आपको क्या लगता है कि AI के आने के बाद किस तरह के बदलाव से ये फील्ड गुजर सकती है या फिर किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं? जी, AI का ख़तरा फ़िलहाल हमारी इंडस्ट्री को नहीं है, क्योंकि ये बात मैं अक्सर कहती आई हूँ, क्योंकि क्रिएटिविटी और एम्पैथी डिज़ाइनर्स में ये बहुत ज़्यादा, ये दो आप कहें जो इंट्यूटिव थॉट्स होते हैं डिज़ाइनर की, ये बहुत, दैट इज़ व्हाट मेक्स अ डिज़ाइनर यूनिक। तो क्रिएटिविटी एंड एम्पैथी आर 2 things दैट आर पोजेस्ड जेन्युइनली बाय अ डिज़ाइनर, और ये चीज़ कोई भी मशीन रेप्लिकेट नहीं कर सकती, अभी तक तो नहीं कर पाई है। तो फ़िलहाल कुछ तकनीक बदल सकती, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो सकती हैं, जैसे हम कह रहे थे ये IoT बेस्ड डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट। सो इससे बस हमें ऑगमेंटेशन मिलेगी, मदद मिलेगा, पर नौकरी जाने का खतरा या हमारे टैलेंट को किसी तरह से खतरा नहीं है। तो आने वाले वक्त में ख़ासतौर से हमारे मुल्क में आप फैशन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डिज़ाइन का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि कुछ चेंजेस की ज़रूरत है क्या? कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं, सेक्टर्स हैं इस फील्ड में जिन पर काम होना चाहिए? जी, आई थिंक सारे इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा लगन से इन सारे टॉपिक्स पे लगे हुए हैं। देयर इज़ सस्टेनेबल फैशन, एथिकल फैशन, इंक्लूसिव फैशन, फोक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया एंड सस्टेनेबिलिटी ऑल टुगेदर। तो इन सब पे बहुत गहराई से काम चल रहा है, एंड द फ्यूचर दैट इज़ गोइंग टू कम इज़ गोइंग टू बी सस्टेनेबल, एथिकल एंड इंक्लूसिव ऑल टुगेदर। तो सारे इंस्टीट्यूशंस, सरकार, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, NGOs, सभी इन पर बहुत ज़्यादा गहराई से काम कर रहे हैं, एंड इट लुक्स प्रॉमिसिंग। आखिर में आपसे एक मैसेज चाहेंगे हम उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए या फिर उन तमाम नाजरीन के लिए जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस फील्ड में आने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज, कुछ कहना चाहते हैं आप उनसे? Please be very original, be very individualistic, ready to be expressive, express yourself. Verbal and non-verbal expression both are very important. अपने sketching skills, अपने skill set पे ध्यान दें, sketching skills, and be very hard working, और बहुत सारी चीज़ें बनाने की जिज्ञासा रखें, be very curious, learning with a lot of efficiency, and अपने skill sets पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, and be very original and expressive, so that will take you a long way. थैंक यू मैम।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी दीपशिखा जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही आसानी से इस पूरी फील्ड को समझाया और साथ ही सस्टेनेबल डिज़ाइन का फैशन टेक्नोलॉजी या फिर फैशन की फील्ड से रिश्ता क्या है वो भी हमें बताया। उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस फील्ड में आने की ख्वाहिश रखते हैं या फिर आप इस फील्ड को एक अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से काम करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में सस्टेनेबल डिज़ाइन पर बात बढ़ेगी। इस फील्ड में इस खास तौर से इस सेक्टर में जो करियर के इम्कानात हैं वो और ज़्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी मांग लगातार बढ़ रही है। अगर आप इधर आना चाहते हैं फैशन डिज़ाइनिंग के इस सेक्टर में, तो मुझे लगता है कि आज आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई फील्ड के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।